गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें यूनिट 5 शुरू करना है। यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है बेटा। और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ईएम वेव्स। ठीक है बेटा, ये हमें ये चैप्टर पढ़ना है। इसके सिर्फ है 3 मार्क्स। सबसे छोटा चैप्टर यही है इस पूरे सिलेबस में हमारे। जो पूरा फिजिक्स का सिलेबस है उसमें सबसे छोटा चैप्टर ये है। इसके 3-4 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो मोस्टली हमारा 60% सिलेबस कवर हो चुका है। तो इसके बाद ये वाला चैप्टर जो है ये छोटा चैप्टर है। इसके बाद भी 1-2 चैप्टर बहुत ही छोटे चैप्टर्स है। तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, फिर हम इसको पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। Those waves which does not require any material medium for their propagation are called electromagnetic waves। ऐसी वेव्स जिनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, तो ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इवन ट्रेवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में भी पास होती है। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे डज नॉट एनी रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। जैसे अगर मेरी साउंड वेव है जिनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। अगर एयर नहीं होगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब है दोज वेव्स which requires material medium for their propagation are called mechanical waves। लेकिन जिन वेव्स को नहीं जरूरत है मटेरियल मीडियम की, that are called the electromagnetic waves। What are electromagnetic waves? Those waves which does not require any material medium for their propagation are called electromagnetic waves। And the speed of electromagnetic waves is equal to the speed of light। Speed of light is denoted by c and its value is 3 into 10 raised power 8 meter per second। बेटा ये याद रखना, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। What is an electromagnetic wave? A wave which does not require any material medium for their propagation is called an electromagnetic wave। The speed of electromagnetic wave is equal to the speed of light। Speed of light जो है it is denoted by c। Speed of light is denoted by c and which is equal to the 3 into 10 raised power 8 meter per second। ये है बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट। ये है इंट्रोडक्शन पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये सीबीएसई वालों को तो नहीं है क्योंकि सीबीएसई वालों को पहला ही क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया इस चैप्टर से। तो लेकिन जेके बोर्ड वालों को सब पढ़ना है। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ, एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, और इस पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोलेंगे मैक्सवेल
मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किचुअल लॉ, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किचुअल लॉ। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को आज पढ़ना है। ये तो आप लोगों को मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी में से आज नया कंसेप्ट आएगा, वो भी इसी के साथ पढ़ाएंगे। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैं इसी में पढ़ा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है वो भी मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एम्पियर सर्किचुअल लॉ जो है, एम्पियर सर्किचुअल लॉ जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा, एम्पियर सर्किचुअल लॉ जो है दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बेटा ये जो एम्पियर सर्किचुअल लॉ है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और मॉडिफिकेशन की मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन की किसकी बेटा? एम्पियर सर्किचुअल लॉ की। हु डज द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किचुअल लॉ? इट वाज मैक्सवेल हु मॉडिफाइड एम्पियर सर्किचुअल लॉ। इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किचुअल लॉ या एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किचुअल लॉ। हु डज मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किचुअल लॉ? इट वाज मैक्सवेल। ठीक है बेटा, यही आज मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किचुअल लॉ की मॉडिफिकेशन की। देख लीजिए, देख लीजिए बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये मैंने एक सर्किट लिया, सर्किट में एक कैपेसिटर लिया। दिस इज ए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी। इस तरीके से बेटा, अब हमने क्या किए, दो लूप लिए। एक लूप मैंने कैपेसिटर के बाहर क्लोज्ड लूप बनाया, दिस इज लूप L1 या दिस इज सरफेस S1, क्लोज्ड सरफेस S1। और एक क्लोज्ड लूप मैंने कैपेसिटर के अंदर लिया, एज दिस इज सरफेस S2। दीज टू सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एक लूप मैंने कैपेसिटर के अंदर बनाया और एक लूप मैंने कैपेसिटर के बाहर बनाया। ठीक है बेटा, इधर सुनिए, यहां से करंट आएगी, करंट आई चलेगी लूप में, फिर कैपेसिटर के अंदर तो करंट होती नहीं है, ये करंट तो फ्लो ही नहीं करती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे। ठीक है बेटा, तो यहां से करंट वापस आएगी इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब let us consider a circuit and let us consider two closed surfaces S1 and S2. S1 is outside the capacitor and S2 is inside the capacitor. These are the two loops. These loops are very close to each other. Shabash. When current flows through the circuit, then according to Ampere's circuitual law, Ampere's circuitual law लगा दीजिए surface 1 के लिए। शाबाश। स्टेप फर्स्ट, यूज एम्पियर सर्किचुअल लॉ टू द सरफेस S1। लगा दीजिए एम्पियर सर्किचुअल फॉर
S1, ये हो गया S1 के लिए, सरफेस के लिए, ठीक है। सबको पता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने इस सरफेस के लिए, ठीक है बेटा, इस सरफेस के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया। अब इधर देखो, फॉर स्टेप सेकेंड, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर द क्लोज्ड सरफेस S2 हो गया। क्लोज्ड सरफेस S2 के लिए B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। करंट तो होती नहीं है कैपेसिटर के अंदर, इनसाइड कैपेसिटर देयर इज नो करंट। करंट अगर नहीं है तब तक इन्वेंशन नहीं हुई थी कोई करंट है इसके अंदर। बेटा ये मैं दिखा रहा हूं मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ से पहले क्या हुआ था। तो करंट तो इसमें है ही नहीं, तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, इट इज जीरो। इसलिए इसका मतलब हो गया एम्पियर सर्कुलर इसमें लग गया, इसमें नहीं लगा। अगर मैं इनको कंपैरिजन करूंगा दोनों को, इसका मतलब है इसके लिए तो एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। इसका मतलब है एम्पियर सर्कुलर लॉ, यहां इक्वेशन सेकंड जो है ये तो म्यू नॉट I होना चाहिए, लेकिन इसका जीरो है। इक्वेशन सेकंड इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। लॉजिकली बेटा ये इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशन सेकंड इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट एज कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो अगर ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट यहां पर एप्लीकेबल है एम्पियर सर्कुलर लॉ, यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने क्या किया बेटा, मैक्सवेल ने बोला ये दो इक्वेशंस, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है इट इज not applicable to every closed surface, therefore it needs modification। ये बोलता है एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफिकेशन की जरूरत है। कौन बोलता है बेटा, मैक्सवेल, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए अगर इसकी मॉडिफिकेशन जरूरत है तो मैक्सवेल ने आइडिया दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। किस करंट का बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी में आएगा, ठीक है। देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यह समझाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे बेटा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट चलती है जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इंड्यूस्ड करंट के चलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसका मतलब है फैराडे ने बताया मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। Who says that by changing the magnetic field electric field is produced? बता दीजिए बेटा, शाबाश। तो ये किसने बताया, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बनती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है बेटा। ये किसने बताया था, फैराडे ने, क्योंकि
मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट चलती है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये बताया था फैराडे ने। तो इसके बाद फैराडे के बाद आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला नेचर लव्स सिमेट्री। क्या बोला बेटा इसने? नेचर लव्स सिमेट्री। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया नेचर लव्स सिमेट्री। इसका मतलब हो गया अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो ये बोलता है अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट बनती है, तो ये बोलता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना बेटा, बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हो। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड मींस बाय चेंजिंग द magnetic flux, by changing the electric field means by changing the electric flux। अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कौन सी करंट बनती थी? इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रिक, ये बोलता है नेचर लव करता है सिमेट्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है बेटा। और ये जो करंट प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बनेगी, दैट करंट वी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? ए करंट इज सेड when there is rate of change of electric flux, या current produced in a surface due to the change in electric field or electric flux is called, शाबाश बेटा, is called displacement current. What is induced current? The current produced due to the change in magnetic field or magnetic flux is called induced current. What is displacement current? The current produced due to the change in electric field or electric flux is called displacement current. याद रखना बेटा। And displacement current is denoted by ID. Displacement current is denoted by ID, and its value is epsilon naught d phi e upon dt, where d phi upon dt is rate of change of electric flux, id is displacement current। ये अब आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट समझ आया होगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? द करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय id, id is equal to epsilon naught d phi e upon dt। ये कंसेप्ट किसने दिया बेटा? ये दिया मैक्सवेल ने। इसका मतलब हो गया अगर यहां पर करंट चल रही है लेकिन कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। कौन सा फील्ड होता है चेंज बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर जो करंट चलती है उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या करंट बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेस। इसका मतलब इस रीजन में, ये जो रीजन है बेटा, इस रीजन में कौन सी करंट चलती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें चलती है करंट, ये वाली करंट, बैटरी करंट, ये वाली करंट। लेकिन कैपेसिटर के अंदर भी एक करंट चलती है, वो है, शाबाश बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर के अंदर कौन चलती है करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए जो मॉडिफिकेशन लाई मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ में, वो इस तरीके से बना।
नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ की मॉडिफिकेशन लाई और जिसको अब बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ में जब इसमें मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने लाई तो नया जो लॉ है वो इस तरीके से बना, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, शाबाश बेटा, I प्लस आई डी। ऐसे ये याद रखना, दिस इज मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ where ID is equal to epsilon naught d phi E upon dt and it is called displacement current. Who introduced the concept of displacement current in the Ampere circular law? It was Maxwell. ठीक है बेटा। अब असली मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ ये है, ये हर जगह अब एप्लीकेबल है, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है बेटा, ये भी मैं दिखाता हूं एप्लीकेबल कैसे है, फिर मैं आप लोगों को ये निकाल के देता हूं ये डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले मैं एप्लीकेबल दिखाऊंगा। अब अगर यही लॉ हम निकालेंगे, लगाएंगे यहां पर, इधर देख लीजिए, फॉर सरफेस S1 लगा दीजिए मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ, लगा दीजिए, शाबाश बेटा। ये बन गया B डॉट डी एल इज इक्वल टू, शाबाश, बाहर करंट I है, फॉर सरफेस S1 ID इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें करंट ID नहीं है, ID तो कैपेसिटर के अंदर चल रही है, कैपेसिटर के बाहर चल रही है I। फॉर सरफेस IS1 ID इज इक्वल टू 0, तो म्यू नॉट I प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है बेटा, ये है एम्पियर सर्कुलर लॉ इस सरफेस के लिए, शाबाश। फॉर सरफेस S2 कौन 0 है, कौन 0 नहीं है, फॉर सरफेस S2 कैपिटल I इज इक्वल टू 0, इसलिए B डॉट डी एल is equal to mu naught 0 plus ID, which is equal to mu naught ID. मगर these two surfaces are very close to each other. They are very close to each other. Therefore, I is approximately equal to ID. I is approximately equal to ID. जो इसमें करंट चलेगी और यहां करंट बनेगी, लूप S1 में करंट चलेगी और लूप S2 में जो करंट बनेगी, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं म्यू नॉट I। इसका मतलब हो गया नाउ द मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ इज यूज्ड बोथ फॉर सरफेस S1 एंड S2। आप देख सकते हो, ये मैंने आप लोगों के सामने ये इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल है। अब 0 ना यहां पर निकल रहा है ना यहां पर निकल रहा है, तो इसका मतलब है एम्पियर सर्कुलर लॉ की मॉडिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। आज अगर आप लोगों को कोई भी बताएगा मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ में कौन सी टर्म ऐड की मैक्सवेल ने, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं आईडी किस तरीके से निकालते हैं। टू प्रूव आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, नेक्स्ट वीडियो में।